वेलकम फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मैथमेटिकल स्कूल। ये लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 18 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने होमोजेनियस सिस्टम पढ़ा था, मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हो गया है हमारा। आज हम लोग नॉन होमोजेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजेनियस के बारे में मैं बताया था कि वो होता है ax इज इक्वल टू जीरो टाइप। ठीक है, ax इज इक्वल टू जीरो टाइप होता है ये, जहां पर ए कोई आपका मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स बना है सारे एक्स और वाई के कोफिशिएंट के हेल्प से। ये एक्स क्या है, पूरा वेरिएबल है, मतलब नंबर ऑफ ये अननोन्स है, एक्स वाई जेड, इसमें जो कुछ भी वो आएगा। तो ये कॉलम वेक्टर होता है, वैसे ये कॉलम मैट्रिक्स होता है, और ये जीरो नल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, हम लोग नॉन होमोजेनियस के बारे में जानेंगे। ये होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप। यहाँ पर ए जो है ये फिर से वही एक्स और वाई के कोफिशिएंट से बनेगा ए मैट्रिक्स, और एक्स मैट्रिक्स वही अननोन होता है एक्स वाई जेड, मतलब जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है वो सारे यहाँ पर होते हैं एक्स के जगह पर, और बी जो इज इक्वल्स टू के बाद होता है। ठीक है, इसको बी कहते हैं। तो देखते हैं इसको पहले बना करके कि ये किस टाइप का होता है, ये कैसे बनता है। ठीक, तो सबसे पहले 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, अगर ये दिया हुआ है। ठीक, तो इससे कैसे बनेगा ये मैट्रिक्स, ये हो जाएगा आपका 2 3, ये 1 माइनस 1, एक्स और वाई का कोफिशिएंट लिख दिया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स और यहाँ वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 5 होगा। तो ये आपका बन रहा है सिस्टम। यहाँ पर से आप लोग फिर से अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर से ऐसा ही इक्वेशन आपको ये दोनों मिल जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं, इसको नॉन होमोजेनियस सिस्टम कहते हैं। तो अब यहाँ से अगर ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है तो इसमें दो चीज, अब इसका सॉल्यूशन का बात होगा, इसके सॉल्यूशन की बात होगी। अब देखिए, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका, ठीक है, मतलब एक्स और वाई का कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है, एक्स और वाई का कोई ना कोई वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक, मतलब लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ है वो कंसिस्टेंट हो, जितने भी लीनियर इक्वेशन दिए हैं वो कंसिस्टेंट होगा, मतलब उस लीनियर इक्वेशन के हेल्प से हम लोग अननोन्स का कोई ना कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। अननोन्स का मतलब एक्स वाई जेड में बार बार कह रहे हैं। ठीक है, ये सब होगा, जिसका वैल्यू निकालना है उसको कहते हैं अननोन्स। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, तो इसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो कंसिस्टेंट है, एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक, तो यहाँ पर दो केस बनता है, बट ये दो केस कब बनता है, ये दो केस कब बनता है, कब कंसिस्टेंट होगा और कब इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक नया नाम आता है ऑगमेंट मैट्रिक्स का। ठीक है, ऑगमेंट मैट्रिक्स, ऑगमेंट मैट्रिक्स। ठीक, ये एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ऐसा होता है कि ये जो मैट्रिक्स ए है और ये एक्स है और ये बी है, तो ऑगमेंट मैट्रिक्स होता है ए और बी, ऐसा मैट्रिक्स होता है। मतलब अगर इस सिस्टम का ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाया जाए, इस गिवन सिस्टम का ऑगमेंट ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाया जाए, तो ये कुछ ऐसा होगा 2 3 1 माइनस 1। ठीक, और यहाँ बी के प्लेस पर हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा 5, इसको ऑगमेंट मैट्रिक्स कहेंगे। आगे समझ में। अब सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है कब एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बात है। तो हम लोग सबसे पहले रैंक निकालेंगे, रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स। अगर रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स इक्वल हो जाए रैंक ऑफ ए के, तो समझ जाइए ये इनकंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया, अगर दोनों इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है,
अगर रैंक दोनों का इक्वल आ जाए तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। रैंक कैसे निकालेंगे ये मैं आगे बात करूंगा, ऐसे मैं बता चुका हूँ कि रैंक कैसे निकालते हैं, पर यहाँ पर रैंक कैसे निकालेंगे ये भी बात करने वाला हूँ आगे, ठीक है। बट अगर रैंक ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक ए के बराबर नहीं आता है तो समझ जाइए सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सॉल्यूशन जब एग्जिस्ट नहीं किया तो ये सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट करके देगा, ये कंसिस्टेंट देगा, ये इनकंसिस्टेंट देगा। ऐसा आएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ऐसा आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। कौन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब रैंक कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे। देखिए ये कंसिस्टेंट करके देगा, ये कंसिस्टेंट देगा, ये इनकंसिस्टेंट देगा। ऐसा आएगा तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ऐसा आएगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। कौन कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट होगा, मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब रैंक कैसे निकालेंगे इसकी बात करेंगे। देखिए अगर नन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन दो टाइप का होगा। नन होमोजीनियस सिस्टम, जब नन होमोजीनियस सिस्टम कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन दो टाइप का होगा। एक होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा होगा आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अब बात आती है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन तब होगा जब हम लोग ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे, जब हम लोग ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक निकालेंगे और निकालेंगे रैंक ए, दोनों बराबर आ जाए और ये बराबर हो जाए मैट्रिक्स के ऑर्डर के, ठीक। मैट्रिक्स के ऑर्डर को, या फिर इसको ऐसे बोल दीजिए कि ये जो n है ये हो जाए नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं रहा तो, इसलिए इसको बोल दीजिए कि ये नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर होना चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स। मतलब उस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन में जितने भी एक्स वाई जेड हैं, जितने भी वेरिएबल्स का यूज किया गया है, ठीक है, वो वेरिएबल्स के नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर होता है तो समझ जाइए सॉल्यूशन यूनिक होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, ठीक। फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, जब रैंक निकालेंगे हम लोग ऑगमेंट मैट्रिक्स का और फिर रैंक निकालेंगे ए का, और अगर दोनों लेस देन हो गया, दोनों बराबर हो जाए और ये लेस देन हो जाए किससे, नंबर ऑफ अननोन से, नंबर ऑफ अननोन से ये क्या हो जाए, लेस देन हो जाए, तो कहेंगे कि हम लोग का ये जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, किसका, नन होमोजेनियस सिस्टम, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब इस पर एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो एक क्वेश्चन है सबसे पहले, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको दिया गया है, आपको B1 B2 B3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसको हम लोग। इसका सॉल्यूशन कितना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम बी इनफाइनाइट। ठीक, तो कैसे निकलेगा? B1 B2 B3, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, तो अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले तो हम लोग इसका ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाएंगे, तभी इसका सॉल्यूशन पता चलेगा। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स इसका क्या बनेगा? 1 -1 2, फिर बनेगा 1 2 -1, 0 2 -2। ये ऑगमेंट ये मैट्रिक्स बनेगा ए, और इसका ऑगमेंट बनेगा B1 B2 B3। ठीक, तो रैंक निकालना है, इसके बाद डिसाइड होगा कि क्या होना है। ठीक है, अगर रैंक हम लोग का ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिया है, इसमें बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो केस कैसा बनना चाहिए यहाँ पर पहले से ही आप लोग जान जाइए कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस कैसा होता है। इसका रैंक, ये रैंक ए, और ये लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं? 3 है। एक्स वाई जेड इक्वेशन में यूज किए गए वेरिएबल कितने हैं? 3 है। तो ये कितना होगा? 3 से लेस होगा। तो ये 3 से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले इसका हम लोग रैंक निकालते हैं। 1, इसको इसमें घटा देंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। -1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, और ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं। इसके बाद इसमें इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 का 2 है, ये हो जाएगा -3, एंड देन फिर ये -2 होगा, और ये B1 है। फर्स्ट वाले रो को सेकंड में घटा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? B2 - B1 हो जाएगा। B3 एज इट इज रहेगा। अगेन फिर, अब देखिए, अब रैंक निकालने में क्या करते हैं हम लोग? यहाँ पर जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? 1 बनाते हैं। इसके बाद फिर 1 बनाने के बाद फिर अगले रॉ को हम लोग क्या करते हैं? 0 बनाते हैं। उसके नीचे में जो कुछ भी होता है सबको 0 बनाते हैं। तो इसको 1 बनाने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, या नहीं तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस रॉ में, और इस रॉ में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाला भी 6 बन जाएगा, ये वाला भी 6 बन जाएगा। इसको घटा देंगे इस पर, तो नीचे वाला उसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही काम करते हैं। 1 बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, फिर बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 -1 2, ये हो जाएगा B1, और ये 0 जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 2B2 - 2B1। ठीक, और ये 0 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट घटा देते हैं। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 में जब 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, एंड -6 में हम लोग फिर -6 को हटाएंगे तो ये फिर से -6 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये -6 + 6, ये फिर से 0 हो जाएगा। और फिर जब हम लोग इस -B3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3B3 हो जाएगा, एंड देन फिर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा? -2B2 + 2B1 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ देखिए, आपका ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स बन रहा है, इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है? मतलब ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक कितना आ रहा है? रैंक ऑफ ए बी, इसका रैंक कितना आ रहा है? यहाँ देखिए, नंबर ऑफ नन जीरो, तो ये क्या नन जीरो है? ये भी नन जीरो है, ये भी नन जीरो है। तो यहाँ पर रैंक आ रहा है 3, ये आ रहा है 3। ठीक, और ये वाला रैंक ऑफ ए कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो अगर इसका रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ऑगमेंट मैट्रिक्स हो जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक 2 कैसे आए? ए का तो रैंक कितना है? इस ए मैट्रिक्स का रैंक कितना? 2 है। ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक 2 लाने के लिए अगर हमको इस वाले पार्ट को 0 करना पड़े तो क्या रैंक 2 आ जाएगा ऑगमेंट मैट्रिक्स का? तो बस ये अगर 0 हो गया तो काम बन जाएगा, बस ये अगर 0 हो गया तो काम बन जाएगा। तो इसको 0 करते हैं। तो इसको 0 करने के लिए ऑप्शन में देखिए, इसको 0 करने के लिए ऑप्शन में कौन कौन सा वैल्यू दिया है? B1 B2 B3 का। तो इक्वेशन जनरेट हुआ है 3B3 - 2B2 और +2B1, ये इक्वेशन जनरेट हुआ है।
तो अब वैल्यू रखते हैं इक्वेशन का वैल्यू इससे ऑप्शन से उठा के रखते हैं। ये b1 का वैल्यू है, ये सॉरी ये b1 का, ये b2 का, ये b3 का, ऐसे वैल्यू दिया है। तो b1 का वैल्यू 2 रखेंगे, ये हो जाएगा 4, और b2 का वैल्यू 2, तो ये -4 ये कट गया, और यहाँ पर रखेंगे 0 b3 का वैल्यू, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर जा रहा है। देखिए फिर से, अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं b1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 4, b2 का वैल्यू भी 2, तो ये फिर से हो जाएगा 4, और b3 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई करके ये आ गया 0। ठीक, इसके बाद ऑप्शन ए सही है। अब देखिए, अगर 0 रखते हैं b1 की जगह पर, तो ये हो जाएगा फिर से 0, b2 की जगह पर 3, ये हो जाएगा कितना -6, और फिर यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या सेटिस्फाई कर गया, तो इसको पूरा पूरा 0 कर देगा, इसको पूरा का पूरा क्या कर देगा 0 कर देगा। तो जैसे ही 0 करेगा तो इसके लिए फिर से क्या ये सेटिस्फाई कर गया बी नंबर। ठीक, सी नंबर देखिए, फिर से रखेंगे यहाँ पर 2 2, तो ये हो गया 0, और फिर यहाँ रखेंगे हम लोग 1, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ना ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो सी कट गया, सी खत्म। डी नंबर देखिए, डी नंबर देखिए, b1 के जगह पर कितना -2, हो जाएगा -4, और b2 के जगह पर कितना, सॉरी b1 के जगह पर 2 रखाएगा ना, b1 के जगह पर 2 रखाएगा तो ये हो जाएगा 4, और b2 के जगह पर रखाएगा -1, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 और 2 6, और यहाँ -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6, मतलब ये डी नंबर भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है इसमें, ये एमएसक्यू क्वेश्चन हो गया, 3 ऑप्शन है इसमें, 3 ऑप्शन सही है, तो ये एमएसक्यू क्वेश्चन हो गया। तो इस तीनों वैल्यू के लिए ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इस तीनों वैल्यू के लिए जब ये 0 बन जाएगा, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये इक्वेशन दिया हुआ है, नो सॉल्यूशन के लिए सी का वैल्यू क्या होगा, नो सॉल्यूशन के लिए सी का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया है 6, बी नंबर दिया है आपको 7। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले ऑगमेंट मैट्रिक्स बनेगा, अभी तो सी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 3 2 2 7 सी 3 सी 12, और ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3। ठीक, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 0 0, 3 से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो में, इसको घटा दिए, इसमें घटा दिए, और 2 से मल्टीप्लाई किए फर्स्ट रो में और इसमें घटा दिए। ठीक है, तो ये 0 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 6, 6 में 7, 7 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो गया 1, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो कितना हो जाएगा C-4 हो जाएगा, इसको घटाइए, ये हो जाएगा आपके पास 3C-9, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं, और इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 में गया 6, तो बचेगा 6, तो यहाँ फिर है 1, ये हो जाएगा आपके पास -1, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 2 - 3 -1। ठीक, और फिर जब ये हो जाएगा आपका, इसको घटाएंगे तो ये कितना होगा 2 से करके तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए ये 1 है तो इसको
जीरो करना चाहिए, 1 0 0 2 1, ये अपने आप इसको जीरो कर दीजिए। क्यों? सॉरी यहाँ 1 नहीं, इस जगह होगा C-4। अगर सेकंड रॉ में C-4 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगर सेकंड रॉ में C-4 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसको घटा देंगे किस में लाके, इस रॉ में लाके घटा देंगे, तो ये वाला पार्ट अपने आप जीरो हो जाएगा C-4। और यहाँ पर है आपके पास 3, ये हो जाएगा C-9 और C-4, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हुए C-4 से, C-4, ठीक। और 6 में घटाना है अभी कितना, C-4 इंटू C-9, क्योंकि सेकंड रॉ में मल्टीप्लाई करना है C-4 से और सेकंड रॉ को घटाना है थर्ड रॉ में, तो ये बन जाएगा क्या, C-9 और C-4, और 6 में घटाएंगे 6 माइनस C-4 और इंटू C-9, ठीक। अब यहाँ क्या बन रहा है, ये 1, ये बन रहा है आपके पास कितना, C-4, तो ये माइनस C-4, और ये हो जाएगा 1 माइनस 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 प्लस, ये हो जाएगा C-4, ठीक। तो ये बना आपका ऑगमेंट मैट्रिक्स। तो नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन के लिए C का क्या वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर A का रैंक देखा जाए, तो A का रैंक देखा जाए तो बस इसके जीरो हो जाने से A का रैंक 2 हो जाएगा, बस इसके जीरो होने मात्र से A का रैंक 2 हो जाएगा। बट पूरे ऑगमेंट मैट्रिक्स का रैंक तो 3 रहेगा, और जब भी दोनों अनइक्वल होता है, और जब दोनों अनइक्वल होता है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर यही बात बोला गया है, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जीरो देखेंगे कि ये जीरो किस वैल्यू पर होता है, 6 माइनस C-4 और ये C-9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका C-4 और C-9 इज इक्वल्स टू 6, ठीक। तो C का क्या वैल्यू रखेंगे, जो यहाँ पर, इसको सॉल्व या फिर ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6C² माइनस 13C प्लस 36 इज इक्वल्स टू 6, और ये हो जाएगा C² माइनस 13C, इसको लेकर आ जाइए, ये हो जाएगा कितना 30 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा C-3 और ये हो जाएगा C-10 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब C का वैल्यू दो को आएगा, एक आएगा 3, एक आएगा 10। देख लीजिए कौन सा इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, A गलत है, B गलत है, C गलत है, D सही है, ठीक है। ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन। आपको नॉन होमोजेनियस से जब क्वेश्चन दिया जाएगा वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ऐसा सभी क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ये PYQ प्रीवियस का क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है, सपोज अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, consider the following system of linear equations: x plus y plus z is equals to alpha. ये दिया है। अब यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, इफ दिस सिस्टम has at least one solution,
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा तीन नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है, और एक सिस्टम ऐसा दिया हुआ है। ये सिस्टम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रू होगा। ट्रू मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एडिट करके यहाँ से देखिए। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये तीनों रियल नंबर से बिलोंग करता है। अब एक सिस्टम आपको और दिया गया, ये सिस्टम है, इसमें कहा जा रहा है कि इस सिस्टम के पास एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है, कम से कम एक सॉल्यूशन है इसके पास, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या होगा। सबसे पहले तुमको ऑगमेंट मैट्रिक्स बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन की बात हो रही है। ऑगमेंट मैट्रिक्स, तो ये 1 1 1, यहाँ हो जाएगा 1 बीटा 1, और ये हो जाएगा 1 1 अल्फा, और यहाँ पर 1 ये गामा और ये बीटा, ऐसा है, ठीक। तो इसका रैंक पहले देख रहे थे, तो ये 1 0 0 हो जाएगा, ये जगह 1 बीटा -1, और ये फिर से 0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये अल्फा -1, और ये हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा गामा -1, और ये हो जाएगा बीटा -1, ठीक। कुछ किए नहीं है, बस इसको इसमें घटा दिए और ये वाला इसमें घटा दिए, ठीक। तो अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि अगर अल्फा 1 है तो गामा 1 होगा, अगर अल्फा 1 है तो गामा भी 1 होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर अल्फा 1 है, इफ अल्फा 1 और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा ही ना, ये खुद बोल रहा है कि सिस्टम के पास कम से कम एक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा मान लिए, क्योंकि वो खुद बोल रहा है, ठीक। तो अगर अल्फा 1 है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ही सोचिए कि अगर अल्फा 1 है और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो अल्फा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट 0 जब हो जाएगा और सॉल्यूशन को भी एग्जिस्ट करवाना है, इसका मतलब ये वाला पार्ट को भी 0 होना पड़ेगा, तभी तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। हालांकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर अल्फा 1 है, इफ अल्फा 1, देन अपने आप यहां से निकल कर क्या आ रहा है क्या कि बीटा इज इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक। तो अल्फा 1 है तो बीटा को भी 1 होना पड़ेगा, और जब बीटा 1 हो गया तो आप ही सोचिए कि यहाँ पर तो 1 आपको रखना चाहिए, बीटा 1 हो गया तो यहाँ 1 रखेंगे, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जब 0 हो जाएगा मतलब बीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए इसमें रैंक रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा आपका कितना, लेस देन 2 और इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि गामा का वैल्यू आपको नहीं पता, इसका ये तो रैंक लेस देन 2 हो ही जाएगा, सॉरी इसका लेस देन 2 हो जाएगा, इसका लेस देन 2 हो जाएगा, बट रैंक ऑफ ए बी, इसका रैंक लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि आपको गामा का वैल्यू नहीं पता है, गामा का वैल्यू आपको नहीं पता, तो ये गामा -1 डिस्टर्ब कर देगा, तो इसीलिए हम लोग यहां से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, यहां से कुछ कह नहीं पा रहे कि यहाँ पर अगर बीटा का वैल्यू 1 हो गया, अल्फा का वैल्यू 1 है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से देखिए एक चीज तो पता चलेगा कि सी नंबर यहाँ पर गलत होगा, कि ये सी क्या बोल रहा है कि अगर बीटा 1 नहीं है तो अल्फा 1 होगा, तो ये सी नंबर गलत है, ठीक, ऑप्शन डी है। अगला देखते हैं। अब देखिए अगर अल्फा 1 आ रहा है, अगर अल्फा 1 आ रहा है और बीटा अपने आप 1 हो जाता है, तब जब बीटा 1 हो गया और बीटा 1 होने के साथ साथ अगर गामा को भी 1 कर दिया जाए तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो जाएगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा के 1 होने पर, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा के 1 होने पर, ठीक है, और उसी के साथ साथ गामा 1 हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है,
ऑप्शन नंबर बी क्या करा कि अगर बीटा 1 है देन गामा इज इक्वल टू अल्फा। हाँ, तो ये भी सही है कि अल्फा का वैल्यू 1 आया है तो गामा का वैल्यू 1 हो गया, तो इसका मतलब बी भी सही है। डी नंबर गलत हो जाएगा क्योंकि जब गामा का वैल्यू 1 हो गया तो ये क्या कह रहा है, अल्फा इज इक्वल टू 1। नहीं, पहले गामा का वैल्यू 1 नहीं हुआ था, पहले अल्फा का वैल्यू 1 हुआ था। अगर ये उल्टा लिखा होता कि इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन गामा इज इक्वल टू 1 तो सही होता, मतलब ऑप्शन ए जैसे सही है। अगर ऑप्शन ए सही है तो इसका मतलब डी तो गलत होगा ही ना, क्योंकि ए का उल्टा डी है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो आज हम लोग का ये लीनियर, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये खत्म हो गया। ठीक है, नॉन होमोजेनियस, इसका कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन थे, ये पीवाईक्यू है। ठीक, तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।